हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। आज हम बात करेंगे अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एंशिएंट हिस्ट्री की वैदिक पीरियड के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने 2-3 लेक्चर की वीडियो पहले से बना ली है, जिसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अगर वो वीडियो आपने कंप्लीट नहीं देखी तो आप उसे भी देख लेना, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी डिटेल में वो चीज़ें बताई है। तो इसी तरीके से सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, वैदिक पीरियड में हम बात करेंगे दोनों फेजेस के बारे में, दोनों पीरियड के बारे में, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और मैं आपको ये मेक श्योर करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी लेक्चर नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को तो लाइक कर ही लोगे आप, मुझे पता है, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप वीडियोस तो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे वैदिक पीरियड की। ठीक है, तो वैदिक पीरियड को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम होता है वो है 1500 से लेकर 1000 BC। ठीक, 1500 से 1000 BC तक का ये टाइम पीरियड अर्ली वैदिक पीरियड का है। देन लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 से लेकर 600 BC तक चलता है। ठीक, तो एक एक करके हम दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। तो दोस्तों, जो अर्ली वैदिक पीरियड की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें ऋग्वेदा से मिलती है, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा है, आपको पता है, और इसको अर्ली फेज में ही कंपोस्ट किया गया था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और भी बाकी के वेदास जो हैं, जैसे ब्रह्मकाश और उपनिषद वगैरह जो होती है, उनसे भी हमें हेल्प मिलती है लेटर पीरियड को समझने में। ठीक है, जो लेटर फेज होता है, लेटर वैदिक पीरियड। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप पिक्चर, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे दोनों अर्ली और लेटर फेज की फोटोज हैं, तो आप इनमें से क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं। ठीक है, जो मेरी लेफ्ट साइड है, यानी जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है, ये अर्ली पीरियड की है, और जो राइट साइड में है वो लेटर की है। तो इसमें आप एक चीज़ तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी डिफरेंस देख सकते हैं कि जो अर्ली पीरियड है वहाँ उसमें हवन वगैरह हुआ करते थे, यानी यज्ञ हुआ करते थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में बाद में डिटेल करेंगे, लेकिन ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आर्यंस की। अब देखो, अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ ही रहे हैं तो इसमें आर्यंस का जिक्र होता ही है। आपने भी आर्यंस नाम काफ़ी बार सुना होगा। तो आर्यंस थे कौन? तो इंडो आर्यंस भी कहा जाता है, और इनका ओरिजिन था तुम्हारा नॉर्थ अफगानिस्तान से। ठीक है, चलिए बात करते हैं। द पीपुल एसोसिएटेड विद द वैदिक एज आर कॉल्ड आर्यंस। ठीक है, यानी ऐसे लोग जो वैदिक पीरियड से एसोसिएट करते थे उन्हें आर्यंस कहते हैं। और ऐसा बिलीव किया जाता है कि सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया का मतलब जैसे कि अफगानिस्तान वगैरह, उस वाले ओरिजिन से। और अगर मेनली हम बात करें तो हम लिखेंगे नॉर्थ अफगानिस्तान से। ठीक है, नॉर्थन अफगानिस्तान से। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारी थ्योरी ऐसा भी सपोर्ट करती है कि सबसे पहले जो लैंग्वेज संस्कृत है वो इन्होंने ही दी थी। ठीक है, लैंग्वेज संस्कृत इन्होंने यही लाए थे हमारे इंडिया में। उसके बाद फिर संस्कृत शुरू हो गई, और उसी में वेदास वगैरह लिखे भी गए थे। ठीक है, और जितने भी कल्चरल प्रैक्टिस वगैरह है उनमें इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा अफगानिस्तान, और इसके नॉर्थ वाले इस वाले रीजन से जो इंडो आर्यंस थे वो आए थे। ठीक है, यानी जो आर्यंस थे, ईरानियंस जो थे वो आए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में और कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड सोसाइटी जो थी वो पेस्टोरल और सेमी नोमैडिक थी, यानी कि उनका कोई फिक्स कोई जगह नहीं होती थी जहाँ वो रहते थे। ठीक है, लिविंग के लिए वो इधर उधर मतलब कि घूमते रहते थे। ठीक है, एक प्रॉपर उनका कोई सेटलमेंट नहीं था। उसके बाद ऋग्वैदिक पीरियड रेफर्स करता है किस चीज़ को? हमारी रिवर्स को, कैटल्स और सिंपल सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऋग्वैदिक में हम ये सारी चीज़ें को ज़्यादा पढ़ते हैं, यानी रिवर्स वगैरह के बारे में तुम्हें पता है, पहले रिवर्स के नाम भी अलग होते थे, कैटल्स वगैरह। ठीक है, मवेशी, गाय वगैरह, गाय दान भी आपने उसमें सुना होगा। तो इस टाइप की चीज़ें जो होते थे वो ऋग्वेद में हम ज़्यादा देखते हैं, और ऋग्वेद आपको पता है कि हम अर्ली वैदिक पीरियड में ही पढ़ते हैं। उसके बाद द इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन पेस्टोरलिज्म एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जो इकोनॉमी थी इनके टोटल किस पर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर वगैरह पर थी। ठीक है, और सोसाइटी डिवाइडेड थी वर्णास में। वर्णास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सोशल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क नॉट बाय बर्थ। देखो ये इंपॉर्टेंट है। और वर्णास क्या होते थे? वर्णास आपने सुने होंगे, 4 वर्णास होते थे। ठीक है,
जिसमें कौन कौन होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इन 4 वर्णों में विभाजित तो किया गया था। ये किस बेस पे किया जाता था, बर्थ के हिसाब से नहीं। अब जैसे कोई ब्राह्मण है, अगर वो उसकी कोई संतान होती है तो वो भी ब्राह्मण नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा काम कर रहा है पैदा होने के बाद, ठीक है। जो जिस हिसाब से काम होता था उसको उस कैटेगरी में मतलब कि डिवाइड कर देते थे, ठीक। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी अर्ली वैदिक पीरियड की है, इसमें यज्ञ हो रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ वहाँ पे ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रहता था, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम 4 वेदास के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर हम बात कर ही रहे हैं वेदास की, ठीक है, तो वेदास के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ ये जान लेंगे कि जो हमारे 4 वेद हैं उनमें कौन से वेद के अंदर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर बात करें तो इसमें हाइम्स होते हैं, जिन्हें मंत्रास वगैरह कहते हैं, ठीक है। हाइम्स, सूक्त वगैरह सेम ही चीज़ है। और इसमें बहुत सारे जैसे डाइटीज़ होते हैं। डाइटीज़ का मतलब क्या है, जिन्हें पूजा जाता है इसमें, ठीक है। और इनमें ज़्यादातर फोकस किया गया है गॉड्स और यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है, ये याद रखना है। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो ऋग्वेद में आपको मंत्र दिखते हैं, ठीक, और ज़्यादातर फोकस यहाँ पे गॉड्स पे किया गया है, जैसे इंद्र हो गया, पृथ्वी हो गई, ठीक है, सिंधु हो गई, नदी। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है। यजुर्वेद की बात करें तो रिचुअल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस, सेरेमनीज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये यजुर्वेद में है, ठीक है। अब यजुर्वेद में आप अगर आपको याद नहीं होते तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यजुर्वेद यानी यज्ञ, ठीक है। तो आपको पता है वाई से ही दोनों शुरू होते हैं, तो ऐसा आप रिलेट कर लेना, यजुर्वेद मतलब यज्ञ। यानी यज्ञ में यज्ञ की जो रिचुअल्स वगैरह होती हैं उसकी किस हिसाब से वो यज्ञ संपन्न होगा, वो सारी चीज़ें यजुर्वेद में दी गई हैं, सेक्रीफाइसेस वगैरह के बारे में। सामवेद, अब सामवेद की भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा याद करने की। पहले बात कर लेते हैं सामवेद में होता क्या है। सामवेद है कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, मतलब कि इसमें संगीत है, ठीक है। यानी जो संगीत वगैरह हम सुनते हैं आज, म्यूजिक वगैरह, ये जितने भी चीज़ें मेलोडीज़ वगैरह हैं, चैंट्स वगैरह हैं, ठीक है, मंत्रों का चैंट उच्चारण कैसे करना है, जो भी मंत्र वगैरह यूज हो रखे हैं वेदास में, वो सब सामवेद के अंदर है, ठीक है। जैसे रिचुअल्स और वर्षिप, पूजा करने के लिए किस हिसाब से हमें मंत्र का उच्चारण करना है, ये सारे सामवेद में है। तो सामवेद से आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, सामवेद मतलब संगीत, ठीक है। तो संगीत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, किस हिसाब से उनको बोलना है, वो सब चीज़ सामवेद में है। चलिए आपको सामवेद भी अब याद हो गया। अब बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब क्या है, कंटेन स्पेल्स, इनकेंटेशंस एंड प्रेयर्स ऑफ फॉर प्रोटेक्शन, हीलिंग एंड प्रोस्पेरिटी। तो यानी प्रोस्पेरिटी, धन संपत्ति, सारी चीज़ें अथर्ववेद में है। हम कहते हैं ना अर्थ मतलब धन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर हैं, ठीक है। तो आप इन चारों को याद रखना, और मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बता दिया किस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक ऋग्वेद की, ठीक है। अब ऋग्वेद की हम सिर्फ एक की ही बात क्यों करेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, सिर्फ यही आएगा जो मैंने आपको पहले बताया कि किसमें क्या चीज़ कंटेन है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। सबसे पहले तो ऋग्वेद आपको पता है ओल्डेस्ट वेदास है हमारा, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद के अंदर क्या है, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 मंडल हैं जो याद रखना है, और 85 अनुवकास हैं, अनुवकास, ठीक है, आप अनुवकास पढ़ सकते हैं इसे। और उसके बाद 1028 सूक्ता हैं, सूक्ता मतलब कि हाइम्स हैं, ठीक। और मंत्रा की बात करें तो 10,552, 10,552 इसमें मंत्रास आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट मंडल्स के बारे में। देखो ऋग्वेद का मैं इतना जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट वेदा है हमारा और ओल्डेस्ट भी है। और इसके बाद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में, जैसे एसएससी का एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो हम ना 3 मंडल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट मंडल्स। जैसे आपने पढ़ा था 10 मंडल हैं, तो कौन कौन से वो 3 इंपॉर्टेंट मंडल हैं जो कि पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम जल्दी से यहाँ पे बात कर लेंगे। सबसे पहले जो तीसरा मंडल है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ऋग्वेद में ऋग्वेद में गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, तो आप बोल देंगे 3rd मंडल में, ठीक है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट मंडल है 10th मंडल। 10th मंडल में हमारा क्या है, 10th मंडल में हमारा आता है यहाँ पे जो दसराज, मैंने 10 मंडल 2 बार लिख दिया, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। ये 10th मंडल जो है, 10th मंडल में नहीं, ये है 7th मंडल में, ठीक है, ये है 7th मंडल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडल 7 है, ठीक है। तो मंडल 7 में क्या है कि जो दसराज युद्ध हुआ था, दसराज एक राजा थे,
मतलब एक राजा का युद्ध हुआ था 10 अलग अलग वॉरियर्स के साथ, ठीक है, पुरु के अंडर में। तो उसका युद्ध का जिक्र किया गया है। दशरात जो वॉर हुआ था वो ऋग्वेदा के मंडल 7th में है, ठीक है, 10th में नहीं है। तो 10th में क्या है? 10th में है हमारा वर्ण व्यवस्था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है ना, यहाँ पे लिखा पुरुष सूक्ता। पुरुष सूक्ता में क्या 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको बताया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ये मंडल भी आपको याद हो गए, 3rd, 7th और 10th। चलिए आते हैं अगले पर। ओके, आप जान लेते हैं इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में कि अर्ली वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का था, ठीक है। तो वहाँ पर ना कुछ चीज़ें हुआ करती थी, जैसे जना यानी ट्राइब्स को कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जना का मतलब क्या है वहाँ पे, तो ट्राइब से है। उसके बाद इसमें राजन क्या हुआ करता था, यानी कि वहाँ का चीफ या फिर किंग, ठीक है। असिस्टेड बाय पुरोहित का मतलब यहाँ है प्रीस्ट, ठीक है। और सेनानी मतलब आर्मी चीफ। कुछ चीज़ें तो आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, और वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जो होती थी वो ट्राइबल हुआ करती थी, ठीक है। कोई बहुत बड़े वॉर वगैरह नहीं हुआ करते थे, ट्राइबल वॉर हुआ करती थी, तो याद रखना है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग वॉज डन इन सभा एंड समिति। अब वहाँ पर ना डिसीजन मेकिंग के लिए सभा और समिति हुआ करती थी, ठीक है। वहाँ पर कुछ इस तरीके का, जैसे आपको पता है जुडिशरी होती है लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। वहाँ पर 2 चीज़ें हुआ करती थी, जैसे सभा और समिति। तो इन्हीं के हेल्प से डिसीजन लिए जाते थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि उस टाइम डिसीजन मेकिंग जो बॉडी हुआ करती थी वैदिक पीरियड में, तो कौन सी थी, तो वो थी सभा और समिति। ये दोनों ही पॉपुलर असेंबलीज उस टाइम पर हुआ करती थी, ठीक है। अब बात करते हैं रिलीजन्स क्या क्या हुआ करते थे उस टाइम पे, कैसे हुआ करते थे। तो आपको पता है आर्यंस जो थे, जो कि आपको पता है कि नॉर्थ अफगानिस्तान से आए थे, वो ना नेचुरल फोर्सेस को ज़्यादा वो देते थे, मतलब कि ज़्यादा मायने रखते थे उनके लिए। जैसे कि नेचुरल फोर्सेस का मतलब क्या है, जैसे इंद्रा हो गया, ठीक है। इंद्र यानी बारिश के देवता जो होते हैं, यानी क्योंकि वो रेन गॉड होते थे, ठीक है। उसके बाद मतलब जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती थी, जैसे कि बारिश, फायर, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं ना, तो इन चीज़ों पर वो ज़्यादा इनकी वर्शिप हुआ करती थी उस टाइम पर, उनकी पूजा ज़्यादा होती थी। जैसे इंद्र हो गए, और अग्नि, ठीक है, अग्नि यानी फायर, वरुण मतलब कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है। तो इस टाइप के जो देवता हुए करते थे उस टाइम पे इनकी पूजा ज़्यादा होती थी। हालांकि फिर इनका जो है डोमिनेंस फिर धीरे धीरे घट जाता है, फिर इंद्र की पूजा कम हो जाती है, और फिर बाकी जो गॉड्स होते हैं वो फिर यहाँ पर आ जाते हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो आपने याद रखना है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो रिलीजन होते थे वो इनको फॉलो ज़्यादा करते थे, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस प्रैक्टिस में इंक्लूड होते थे, जैसे कि यजनास, जैसे मैंने आपको यज्ञ वगैरह बताए थे, सेक्रीफाइसेस, चैंट्स वगैरह होते थे, ठीक है। और उस टाइम पे ना कोई भी टेम्पल्स नहीं हुआ करता था, देख सकते हैं हम, देयर वर नो टेम्पल्स और आइडल वर्शिप इन दिस पीरियड। तो उस टाइम पे कोई टेम्पल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, लोग जो पूजा करते थे वो यज्ञ के थ्रू करते थे, ठीक है। और ये जो मेन 3-4 जो यहाँ पर देवता होते थे उनकी ही ज़्यादा पूजा की जाती थी, ठीक है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखो, हमने पढ़ लिया है पूरा अर्ली वैदिक पीरियड, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ जानी, ठीक है। और आप अगर, आई होप आप अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और आप में से काफ़ी लोगों ने लाइक भी कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले अब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सोसाइटी बिकम मोर सेटल्ड। देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, सेमी नोमैडिक थे, ठीक है, उनका कोई फिक्स वो नहीं था, सेटलमेंट नहीं था। तो अब जो है ना सोसाइटी वो सेटल्ड हो गई, ठीक है, मोर सेटल्ड हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं मोर सेटल्ड होगी सोसाइटी, ठीक। उसके बाद विद एक्सपेंशन इनटू गंगा यमुना दोआब, ठीक है। गंगा यमुना दोआब क्या है, इसकी मैं पिक्चर डालना यहाँ पर भूल गया। यानी जो गंगा का जो प्लेन है, जहाँ से गंगा यमुना नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा इनका एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। जो सोसाइटी है वो सेटल्ड हो गई और उनका एक्सपेंशन इस वाले एरिया में ज़्यादा होने लग गया, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर फ्लोरिश्ड विद द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, एग्जैक्टली। तो अब जो है इस वाले लेटर वैदिक पीरियड में आयरन टूल का यूज ज़्यादा होने लग गया, ठीक है। तो आयरन टूल, तो एग्रीकल्चर फ्लोरिश्ड होने लग गया, मतलब एग्रीकल्चर जो है फलना फूलने लग गया। काफ़ी लोग एग्रीकल्चर से अब जुड़ गए थे, और उसके बाद यूज़ ऑफ आयरन टूल्स का यूज होने लग गया, ठीक है। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि किंगडम ने ट्राइब्स को रिप्लेस कर दिया। अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ ट्राइब्स हुआ करती थी, अब किंगडम्स बनने शुरू हो गई। महाजनपदास थे, यानी महाजनपद जो थे वो बनने शुरू हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो वर्ण व्यवस्था थी
वो पहले क्या थी, वो पहले काफ़ी सिंपल थी कि जो इंसान जिस काम में इन्वॉल्व रहेगा उसकी वर्ण व्यवस्था उस टाइप की हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई ब्राह्मण है, ठीक है, अगर वो शिक्षा के कार्य में ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, जन्म होने के बाद तब वो ब्राह्मण माना जाएगा। ये नहीं कि अगर ब्राह्मण से पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण माना जाएगा, ये नहीं। लेकिन अब जो है ना, ये वर्ण व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गई थी। रिजिड का मतलब क्या है, पहले तो उनके वर्क पर डिपेंड करता था कि वो क्या है, लेकिन अब बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब अगर कोई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही माना जाएगा। तो अब ये केस के बेस्ड पे हो गया, बर्थ के बेस्ड पे, ठीक है। तो थोड़ा रिजिड हो गया था, अब ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड किस तरीके से यहाँ पर ऋषि मुनि बैठे हैं और यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुटिया है, इनका परमानेंट सेटलमेंट है, इन्होंने अपने कुटिया बना ली है, तो इस तरीके से रहना इन्होंने शुरू कर दिया है। ओके, अब सेम उसी तरीके से जैसे हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था, अब हम लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किंगडम्स डेवलप हो गए, लार्जेस्ट किंगडम जैसे कि कुरु हो गया, ठीक है, जिसम कुरुक्षेत्र, आपको पता है पंचाल, ठीक है, कुरु पंचाल, इस तरीके से जो है किंगडम डेवलप होना शुरू हो गए। और किंग जो थे अब वो मोर पावरफुल हो गए, ठीक है। सम टाइम परफॉर्म राजस्व एंड अश्वमेध यज्ञास टू प्रूव सुप्रीमेसी। एग्जैक्टली। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपको पता है पहले ट्राइब हुआ करते थे, ठीक है, और वो सिर्फ राजाओं की जो मेन देवता थे जो कि नेचर से जुड़े हुए थे उनकी पूजा करते थे। लेकिन अब किंग यहाँ पर आने लग गए, ठीक है। किंग जो है वो मोर पावरफुल हो गए और ये यज्ञ करने लग गए अपनी सुप्रीमेसी के दिखाने के लिए। जो राजा जितना पावरफुल होता था वो अपने आप को प्रूव करने के लिए अश्वमेध यज्ञ क्या करता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं अश्वमेध यज्ञ का यहाँ पे जिक्र हुआ है। क्वेश्चन आएगा अगर अश्वमेध का जिक्र कौन से पीरियड में, यानी कि वेदास के कौन से पीरियड में हुआ है, तो लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है, ये अपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलर असेंबलीज जो थी, सभा और समिति, उन्होंने अपना सिग्निफिकेंस खत्म कर दिया क्योंकि अब सभा और समिति खत्म हो गई थी। क्योंकि आपको पता है कि किंग जो है, राजा जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। अब राजा ही इनका निर्णय लेते थे, उन्होंने अपनी अलग सभा बना ली थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने बोला था आपको किंगडम, तो कुरु और पंचाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका विस्तार यहाँ पर होना शुरू हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ पंचाल किंगडम इन इंडो गैगनेटिक। देखो इंडो गैगनेटिक अभी दोआब के बारे में हमने पढ़ा था, तो यही वाला एरिया है वो, ठीक है, ओके। और ये जो पंचाल किंगडम है ये कहाँ था, ये था कुरु और कौशल किंगडम के बीच में, ठीक है, उनके बीच में ये बसा था। अब यहाँ पे इस साइड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर में ये हमारा कुरु किंगडम, ठीक है, ये हमारा कुरु और ये हमारा पंचाल, ठीक, कौशल, वेदा, ठीक। तो इसी तरीके से हमारे महाजनपद हुआ करते थे। चलिए अभी हम सारे महाजनपद को एक एक करके देखेंगे, साथ में उनकी कैपिटल भी देखेंगे, तो आप टेंशन मत लो। अब बात करते हैं रिलीजन की। लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजन क्या थे। रिचुअल्स बिकम कॉम्प्लेक्स, द रोल ऑफ ब्राह्मण्स ग्रू, ठीक है। अब जो ब्राह्मण्स जो थे ना उनका रोल अब ज़्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है। रिचुअल्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गए क्योंकि पहले क्या था, काफ़ी सिंपल था, वो सिर्फ नेचर से रिलेटेड जो गॉड थे उनकी पूजा करते थे। मैं आपको रिलेट करके भी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एम्फेसिस शिफ्टेड फ्रॉम नेचर वर्शिप टू द फिलोसफिकल आइडियाज। एग्जैक्टली। अब नेचर वर्शिप ना शिफ्ट हो गई थी, मतलब अब नेचर की पूजा अब बहुत कम हो गई थी और अब उपनिषद से जो थॉट थे, यानी उपनिषदिक थॉट जो थे उन पर ज़्यादा फोकस होने लग गया अब, क्योंकि अब जो थे ये फिलोसफिकल आइडियाज जो थे उनको ज़्यादा मानने लग गए, मतलब सिंपली बोलूँ तो ज़्यादा लॉजिकल होने लग गए, ठीक है। उसके बाद फोकस्ड मूव फ्रॉम रिचुअल टू मेडिटेशन एंड मोक्ष लिबरेशन। अब इनका फोकस ज़्यादा रिचुअल्स से मेडिटेशन की ओर ज़्यादा होने लग गया, ठीक है, कि हमको मोक्ष कैसे मिले, जिसे हम लिबरेशन कहते हैं। ओके, अब कुछ सोशल और इकोनॉमिक लाइफ इनकी जान लेते हैं कि सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी। तो सबसे पहले तो 4 वर्णा जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, इस टाइप की सोसाइटी अभी भी चल रही है। वुमेन्स स्टेटस डिक्लाइन ओवर टाइम। वुमेन का जो स्टेटस, आपको पता, शायद आपको ये पता नहीं होगा कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें वुमेन्स ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन धीरे धीरे वुमेन का स्टेटस यहाँ पर डिक्लाइन हो गया टाइम के हिसाब से। तो ये सोसाइटी में इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस आया था। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर अब मेन ऑक्यूपेशन बन गया था उनका। यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड प्लग्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। अब आयरन का यूज हो गया था तो जितने भी टूल्स वगैरह थे उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई थी, तो प्रोडक्टिविटी भी एग्रीकल्चर में बढ़ने लग गई थी हमारी, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एंड क्राफ्ट वर्क डेवलप्ड। क्राफ्ट वर्क और ट्रेड ज़्यादा डेवलप हो गया था, ठीक है। निष्का एंड सतमना वर यूज्ड एज करेंसी। अब ये 2 चीज़ें हैं जो कि करेंसी के रूप में यूज होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि क्राफ्ट वर्क
के बाद, क्योंकि आपको पता है कि क्राफ्ट वर्क हमारा लेटर वैदिक पीरियड में आया, तो क्राफ्ट वर्क अगर डेवलप हुआ तो उनकी करेंसी भी डेवलप हुई, ठीक है, उन्होंने करेंसी भी बनाई अपनी क्राफ्ट वर्क से। तो उसमें एक निष्का और शतमाना इनको एज अ करेंसी के रूप में यूज किया जाने लग गया, तो ये आपने याद रखना है। चलो ओके, तो यहाँ पर वर्ण सिस्टम एक बार समझ लेते हैं। हालांकि हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इनको किस हिसाब से, किस अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता। ब्राह्मणा मतलब कि जो थिंकर्स होते थे, ठीक है, इनको एज अ थिंकर्स माना जाता था, यानी कि जो सोचते थे, पढ़ाई वगैरह, ग्रंथ वगैरह पढ़ते थे, तो उनको ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है। क्षत्रिय मतलब जो लीडर्स, क्षत्रिय का ज़्यादातर रोल लीडर्स का होता था, उनको लीडर्स बनाया जाता था, ठीक है, क्योंकि वो रक्षा करते थे। वैश्य जो होते थे वो प्रॉफिट माइंडेड होते थे, ठीक है, यानी ट्रेडर्स होते थे। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ट्रेड व्यापार वगैरह करते थे वो वैश्य में आते थे, ठीक है। शूद्र जो होते हैं वो वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो शूद्रास होते थे, यानी कि जो वर्कर वगैरह होते हैं वो शूद्रा की कैटेगरी में आते हैं। तो एक हिसाब से कैटेगरी बनाई है कि जो ब्राह्मण, जो थिंकर्स होते हैं वो ब्राह्मण की कैटेगरीज में होते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे की डिफरेंस जल्दी से देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया आगे के लेक्चर में, आप जस्ट एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था और लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, डिफरेंस मेनली क्या था, जिसकी देख सकते हैं टाइम पीरियड पहले बताया गया है, ठीक है। एक एक करके जल्दी डिस्कस कर ले क्या, ठीक है। पहले मैं टाइम पीरियड बताया है, ठीक है। दूसरे में यहाँ पर ऋग्वेदा था, तो यहाँ पर सारे वेद, उपनिषद वगैरह आ गई। उपनिषद पहले में इतना मायने नहीं रखता था, मतलब उपनिषद के बारे में कुछ जानकारी यहाँ नहीं थी, क्योंकि ऋग्वेद ही था मेन। उपनिषद का मतलब क्या है कि उसका सार, ठीक है, जो वेदास में बताया गया है उसका एक, आपका कह सकते हैं कि ब्रीफ में, ठीक है, यस, यानी फिलोसफिकल आइडियाज आप ये कह सकते हैं कि उपनिषद में होते थे। उसके बाद ये जो होते हैं पंजाब सिंध वाले रीजन में रहते थे, और यहाँ पर जो है इन्होंने गंगा यमुना दोआब में अपना एक्सपेंशन कर लिया, ठीक है। ये लिमिटेड थे एग्रीकल्चर में, और इन्होंने एग्रीकल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया, किंगडम्स वगैरह यहाँ पर शुरू हो गए। वुमेन को ज़्यादा फ्रीडम थी पहले, और यहाँ पर फिर वुमेन को कम फ्रीडम हो गई। एग्रीकल्चर के लिए डोमिनेशन, आयरन टूल का यूज होने लग गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख लेनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं महाजनपदास के बारे में, ठीक है, महाजनपद जिन्हें हम कहते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी तरीके से, मतलब लेक्चर जो है, जो मेरी स्क्रिप्ट है वो इंग्लिश में है, जो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, और मैं बता हिंदी में रहा हूँ, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर अगर मैं जो कंटेंट आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो भी अगर हिंदी में कर लूँ और एक्सप्लेन भी हिंदी में करूँ तो वो ज़्यादा सही लगेगा? एक बार आप इसको ज़रूर कमेंट में बता देना। चलिए बात करते हैं महाजनपदास की, ठीक है। महाजनपदास जो होगी वो इमर्ज होने लग गए लेटर वैदिक पीरियड में, अराउंड 600 BC में। कुल मिला के यहाँ पर 16 महाजनपदास थे, ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ना, कुरु, पंचाल, तो इसी तरीके से 16 महाजनपद थे, जो कि ये इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ मेंशन है। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है जिसे अंगुत्रा निकाय कहते हैं, वहाँ पर ये 16 के 16 जो महाजनपद है इनका जिक्र किया गया है। तो अंगुत्रा निकाय में ही बुद्धिस्ट का है, याद रखना, बौद्ध एक हिसाब से बौद्ध ग्रंथ कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो वहाँ पे इसका पूरा जिक्र किया गया है। ओके, बात करते हैं आगे। जो मगध था वो मोस्ट पावरफुल यहाँ पर जो जनपद बन गया था, महाजनपद बन गया था। इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया था एम्पायर बिल्डिंग करने के लिए, जैसे मौर्य वंश, नंद वंश आपने पढ़े हैं ना, तो ये मगध से ही बने थे, क्योंकि मगध का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। वो हालांकि हम आगे जब अपना लेक्चर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो उनको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं महाजनपद के बारे में थोड़ा सा, कौन सा महाजनपद कहाँ पर था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाजनपद के बारे में, ठीक है। आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा जो मेन महाजनपद थे, जैसे कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, ठीक है, सूरसेन, वत्सा, अवंती जो कि पावरफुल बन गया था, मगध, काशी, ठीक है, वर्जी, गांधार। तो ये इस तरीके से जो भी महाजनपद थे ये कुल मिला के 16 थे, और इनका विस्तार इस तरीके से हमारे भारत में हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम एक एक करके सारे महाजनपद देखेंगे और उनकी राजधानी याद करेंगे, ठीक है। चलिए अब महाजनपद में कौन कौन थे। सबसे पहले मगध, ठीक है, मगध की कैपिटल थी राजगृह, ठीक है, जो कि बाद में पाटलिपुत्र हो गई, ठीक है, पाटलिपुत्र हो गई, आपको पता है ये बिहार में है मगध, ठीक है। कौशाला जिसकी राजधानी श्रावस्ती था, वत्सा कौसंबी, अवंती का था उज्जैनी, ठीक है। ओके, उसके बाद कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल
यहाँ पर देख सकते हैं इसके 2 राजधानी थी, ठीक है, नॉर्थन और साउथर्न। नॉर्थन थी इसकी अचिचैत्रा और साउथर्न थी कंपिलिया, ठीक। मत्स्य विराटनगर, चेदी यहाँ पे सुक्तिमती, अंगा चंपा, वेधा मिथिला, काशी की वाराणसी, गांधारा तक्षशिला, ये गांधार है मतलब, कंबोज राजपुरा, यहाँ पे है असाका जिससे अस्मका भी कहते हैं, इसकी क्या थी प्रतिस्थना, सूरसेना मथुरा। 16 महाजनपद थे जो मेन थे, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन थे। मगध आपने याद कर लेना है, जो मेन है मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, जो मेन है वो याद रखना है मगध, ठीक। उसके बाद आपने याद रखना है अवंती, कुरु, पंचाल, मत्स्य, ठीक है, अंग। ओके, तो ये जो है मेन है, जो मैंने आपको मार्क कराया यहाँ पे 6, ये तो आपने याद कर ही लेना है इनकी कैपिटल के साथ, ठीक है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं, अब बात क्या करते हैं, बात आप करोगे क्योंकि अब बात करते हैं हम एमसीक्यू की, ठीक है। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर जल्दी से एक एमसीक्यू टेस्ट ले लेते हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आपको वो सबका आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड ड्यूरिंग विच पीरियड। ये तो काफ़ी इजी है, आप सभी बता देंगे कि ऋग्वेदा को किस टाइम पर कंपोज किया था, किस पीरियड में। तो इसका आंसर आपको पता है, सभी को पता है, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि आप सभी का सही है, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन द ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन से थे जिनकी पूजा सबसे ज़्यादा होती थी। ऑब्वियस सी बात है, आप सबको बताया था कि नेचर की ज़्यादा पूजा होती थी, तो उनमें सबसे पहले द गॉड ऑफ रेन, ठीक है, कौन थे, इंद्र, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द सभा एंड समिति वर। सभा और समिति कहाँ थी, मतलब किस टाइम पे बनी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस चीज़ के लिए बनी गई थी, मेनली हमें ये दिखना है। तो पॉपुलर असेंबलीज थी, और किस चीज़ के लिए बनी गई थी, जुडिशरी के लिए, ऑब्वियस सी बात है, यानी सलाह वगैरह लेने के लिए, ठीक है, कोई फैसला सुनाने के लिए। तो सभा और समिति हुआ करती थी। तो पॉपुलर असेंबलीज थी कब, अर्ली वैदिक पीरियड में। अगला है, विच वेदा कंटेन हाइम्स एंड डेडिकेटेड टू वेरियस गॉड्स। हाइम्स कौन से वेदास में है, तो ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ये है ऋग्वेदा में, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, द टर्म गविस्थी यूज्ड इन ऋग्वेदा रेफर टू। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो सकता है कि गविस्थी ऋग्वेद में जो यूज हुआ ये टर्म, ये किसके लिए हुआ है। तो ये हुआ हमारा सर्चेस फॉर काउ, यानी सर्च फॉर काउस, ठीक है, गायों के लिए हुआ है। ओके, द लेटर वैदिक पीरियड सो द यूज ऑफ विच मेटल। लेटर वैदिक पीरियड में कौन से मेटल का यूज हुआ था, तो हमारा हुआ था आयरन, आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन द वैदिक पीरियड द वर्ड राजस्व रेफर टू। राजस्व का मतलब क्या है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ए रॉयल सेक्रीफाइस, आंसर नंबर सी, बिल्कुल सही है। चलिए, विच रिवर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। देखो, इसके बारे में मैंने आपको वैसे पहले भी बता रखा है, आई होप आप इसका सही आंसर देंगे कि ऋग्वैदिक टाइम पे, यानी ऋग्वेदा जो वेद है हमारा ऋग्वेदा, उसके अंदर कौन से ऐसी नदी है जिसका फ्रिक्वेंटली यूज होते रहता है, मतलब ज़्यादा यूज हुआ है, तो हमारी है सिंधु नदी। चलिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, द 4 वर्णास मेंशन्ड इन द वैदिक टेक्स्ट आर। कौन कौन से 4 वर्ण है, राजा, भिक्षु, ये तो है नहीं, पहला है नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बिल्कुल हमारा है आंसर नंबर बी, एग्जैक्टली सही है। चलिए, एक क्वेश्चन और है, द लेटर वैदिक टेक्स्ट वर मेनली कंपोज्ड इन द रीजन ऑफ। लेटर वैदिक पीरियड टेक्स्ट मेनली कंपोस्ट कहाँ हुए, कौन से रीजन में, तो ऑब्वियस सी बात है गंगा, यमुना और दोआब। ठीक है, गंगा, यमुना, दोआब वाले क्षेत्र में, यानी नॉर्थ वाले इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ये हुए हैं। चलिए गाइस, आज की वीडियो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो गाइस, मानता हूँ ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा लेंथी हुआ होगा क्योंकि 30 मिनट का है, बट आई होप आपको पता नहीं लगा होगा टाइम का। ये तो आप मेरे को फीडबैक कमेंट में ही दे सकते हैं। आप ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और पढ़ाने का तरीका आपको कैसे लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।